नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में वाकाटक राजवंश और पुष्यभूति वंश को कवर करेंगे। तो वाकाटक राजवंश, इसका स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। किसके द्वारा? तो विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इसका पूर्वज जो है सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। कहाँ का? तो बरार जो विदर्भ क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ के स्थानीय शासक थे। किसका? तो सातवाहनों के। इससे पहले बता चुके थे कि सातवाहनों के द्वारा शीशे का जो सिक्का है सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? तो सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किया गया था। ये सब जो है टॉपिक लुसेंट जीएस से कवर करा रहे हैं। लुसेंट जीएस में लाइन बाय लाइन पूरा कवर करा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक कौन सा जो है क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, सबको बता दे रहे हैं। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम जो है शासक हुआ। किसके? तो विंध्य शक्ति के बाद किसका? तो वाकाटक राजवंश का जो प्रमुख शासक हुआ विंध्य शक्ति के बाद, उसका जो पुत्र है प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की था। अकेला, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो अकेला ऐसा शासक था जिसने क्या हुआ कि सम्राट की शासन उपाधि धारण किया था। कौन? तब प्रवरसेन प्रथम के द्वारा। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो अश्वमेघ यज्ञ पीछे इसके बारे में पढ़ा चुके थे कि राजा जो होता था अपने शासन का जो होता था इसके विस्तार के लिए क्या करता था? तो अश्वमेघ यज्ञ किया करता था। प्रवरसेन के पश्चात तो वाकाटक राजवंश 2 शाखा में विभक्त हो गया। तो एक वत्सगुलम होता है और एक प्रधान शाखा था। प्रधान शाखा और एक वत्सगुलम जो शाखा है, कहीं कहीं वर्षगुलम, वत्सगुलम ही होता है। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। मतलब क्या है कि दोनों शाखाओं ने अच्छा खासा शासन किया। प्रधान शाखा का जो प्रमुख राजा थे यहाँ से है, तो इसमें रुद्रसेन प्रथम है, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल, प्रवरसेन द्वितीय का और नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय का जो है ये टाइम पीरियड है। इसमें जो ये किसका है? तो ये प्रधान शाखा है। इस सबका जो इम्पोर्टेंट जो शासक है उसके बारे में दिया गया है। पिछले कुछ समय से, एक सप्ताह पहले जो कहीं जो अपडेट था लास्ट वीडियो का, एक सप्ताह से अधिक का हो गया है वीडियो अपलोड किया हुआ, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू मिलेगा। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका गुस्सा वाजिब है, लेकिन किसी कारण बस कुछ इधर उधर से भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण क्या हुआ ना कि कुछ वीडियो में अपलोड करने में कुछ समय मतलब लगा, कुछ हम भी परेशान थे। लेकिन यहाँ से कंटिन्यू एसपीडी करेंट अफेयर्स और जो जीएस लुसेंट जीएस है इसको पूरा जल्द जल्द पूरा करा देंगे। तब गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री किसका? तब प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश किससे? तो रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो देखिए ये दोनों जो टाइम पीरियड है गुप्ता वंश और जो वाकाटक वंश है, देख रहे हैं कि साथ साथ चल रहा है। इससे पहले गुप्ता जो पीरियड है ये पूरा पढ़ा चुके हैं। सॉरी, कह रहा है कि इसका जो राज था गुप्त और शकों के बीच में था। किसका? तो वाकाटक का जो राज था ये गुप्त और शकों के बीच में था। राजों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। किसने के द्वारा? तो अपना जो पुत्री था प्रभावती गुप्ता का विवाह किया, क्योंकि इस पर अगर विजय प्राप्त कर लेता वाकाटक पर, इसका जो अगर कह रहा है कि अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ाए थे कि इसका जो उद्देश्य था क्या है कि पूरा मतलब कि संपूर्ण जो विश्व था, भारत जो था और इसका जो आसपास का क्षेत्र था उस पर विजय प्राप्त करना। तो ये जो पढ़ रहा था विदर्भ जो महाराष्ट्र का क्षेत्र पढ़ रहा था, ये इस पर अगर विजय प्राप्त करता तो इसके जो आसपास का और जो दक्षिण का क्षेत्र था तो इसके मतलब कि अंडर में आ जाता। तो इसलिए ये जरूरी था, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो वही सब बात इसमें दिया जा रहा है। देखिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है ना तो लुसेंट से पढ़ लीजिएगा ना, वहां से कवर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा डीपली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो भी पूछेगा लुसेंट पढ़ लीजिएगा, यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। विवाह के कुछ समय पश्चात क्या हुआ ना कि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गया और उसका जो दो पुत्र था, किसका? तो रुद्रसेन द्वितीय यानी कि अगर कह सकते हैं कि प्रभावती गुप्ता का दो पुत्र था। तो दिवाकर सेन बड़ा पुत्र था और उससे जो छोटा था दामोदर सेन था। तो दोनों क्या था कि अल्प वयस्क था यानी कि अवयस्क था। अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। इसके बाद क्या हुआ कि इसका जो माता थी प्रभावती गुप्ता, इसके द्वारा शासन को संभालना पड़ा। यह काल जो कह रहा है कि वाकाटक गुप्त संबंध का क्या कर रहा है कि ये स्वर्ण काल है। ये दोनों का जो है ये क्या हुआ ना कि ये दोनों का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका जो कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रबोध सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। यानी कि दिवाकर सेन बड़ा पुत्र था, उसके बाद दामोदर सेन था।
दामोदर सेन ये गद्दी पर बैठा, प्रबल सेन द्वितीय के नाम से ये उपाधि धारण किया और ये क्या हुआ ना कि गद्दी पर बैठ गया। ठीक है। पृथ्वी सेन द्वितीय जो वाकाटकों की जो प्रधान शाखा का अंतिम जो है सबसे मतलब कि जो कहा जा रहा है कि अंतिम जो अंतिम शासक था कौन, तो पृथ्वी सेन द्वितीय। ठीक है। उसके बाद उसका राज वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि वसीम जो शाखा था इसके हाथों में चला गया, किसके, तो हरिसेन के हाथों में चला गया। हरिसेन के बारे में पढ़े होंगे, हर एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है हरिसेन से। वसीम शाखा का जो वाकाटक था इसका स्थापना 330 के सम्राट प्रवरसेन के एक छोटे पुत्र सर्वसेन ने किया था। किसके द्वारा, तो ये वसीम जो है सर्वसेन के द्वारा किया था। उसने वत्सगुलम नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये सब जो भी क्षेत्र है ये सब महाराष्ट्र के में ही पड़ता है। तो ये वत्सगुलम महाराष्ट्र के अकोला जिले के आधुनिक वसीम में क्या था ना, ये स्थित था। वसीम शाखा के प्रमुख राजा जो हुए कौन हुए, तो सर्वसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय और हरिसेन। तो यहाँ से तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर एग्जाम दिए होंगे तो एक दो एग्जाम में आपको क्वेश्चन हरिसेन से देखने को मिल ही गया होगा। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो वसीम जो शाखा था इसका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो हरिसेन था। वह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलता है, साक्ष्य मिलता है, यानी कि ज्ञात। तो हरिसेन अंतिम शक्ति मतलब कि यह शासक था। वाकाटक वंश का राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतु बंध की रचना की। तो देखिए यहाँ सेतु बंध की रचना हर एग्जाम में देखने को मिलता है, अच्छा खासा है, हर एग्जाम में मिले या नहीं मिले लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वाकाटक वंश का राजा जो प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य, इस पर ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के आसपास का जो क्षेत्र का है ये सब, तो इसमें याद रखिए कि मराठी प्राकृत काव्य सेतु बंध की रचना की। अच्छा कोई बांध अगर कहीं बंध रहा है तो एक व्यक्ति का वश का बात है कि बांध को बांध देगा, नहीं बांधेगा, तो दो व्यक्ति जाकर के बांधेगा। तो प्रवरसेन द्वितीय जो प्रवर होगा जो वो मतलब कि अच्छा खासा होगा तो प्रवरसेन द्वितीय। ये सब छोटा छोटा ट्रिक है कि एग्जाम में एक दो नंबर जो होता है इससे इंक्रीज हो जाता है। तो प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा सेतु बंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। जो प्राकृत काव्य ग्रंथ है हरि विजय नामक काव्य ग्रंथ किसके द्वारा, तो सर्वसेन के द्वारा। अच्छा देखिए हरि विजय, हरि मतलब क्या होता है, भगवान को हरि बोला जाता है। तो हरि क्या विजय, भगवान का विजय क्या होता है कि सर्व होता है, हर जगह होता है, सर्वसेन। तो अगर हरि विजय पूछा जाए इसका जो है ये प्राकृत काव्य ग्रंथ है किसके द्वारा, तो सर्वसेन के द्वारा लिखा गया। संस्कृत की वैदर्भी शैली की पूर्ण विकास वाकाटक नरेश्वर के दरबार में हुआ। तब महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था ये वैदर्भ क्षेत्र जो था इसी के नाम पर वैदर्भी शैली हो गया। तो इसका विकास जो होगा वाकाटक जो नरेश था इसी के दरबार में होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब मत नहीं पूछा जाता है, तो इसको चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं, ऐसे पूछेगा तो लगा दीजिएगा, उसमें क्या जाता है, वाकाटक नरेश। ठीक है। वान भट्ट के दरबारी कवि, अच्छा एक सेकेंड यहाँ रुक जाइए, यहाँ से ये पुष्पभूति वंश का है, यहाँ से कुछ देखने को यहाँ मिलेगा। हाँ यहाँ देखिए, कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि कालिदास के कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। अच्छा विद्वान का मत है तो रहने दीजिए, है तो है, मान लिए, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सब विद्वानों का मत है कि कालिदास ने कुछ समय तक क्या हुआ ना कि प्रवरसेन द्वितीय के राजसभा में क्या किए कि निवास किए। वहां उन्होंने उसके सेतु बंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली का अपना काव्य मेघदूत लिखा। तो वैदर्भी शैली किसमें लिखा नहीं लिखा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाएगा कि मेघदूत का जो है ये लेखक कौन है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि कालिदास। मेघदूत, मेघ जो होता है तो मेघ जो बरसने से पहले काला बादल चारों तरफ पूरा आसमान में छा जाता है, तो याद रखिए कि मेघ जब आएगा तो उससे पहले काला बादल पूरा घनघोर जो होता है काला बादल छा जाता है। तो याद रखिए कालिदास हो गया। अपन को क्या एक नंबर बढ़ाने से मतलब है, तो कालिदास याद रखिए। मेघदूत, वाकाटक नरेश जो है ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। ये क्या है ना कि ब्राह्मण के धर्मावलंबी थे, यानी कि ब्राह्मण धर्म को मानते थे। वे शिव और विष्णु के उपासक थे। किसका, तो शिव मतलब कि शंकर का, विष्णु के तो जान ही रहे हैं, इसका क्या थे कि ये उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण किया। ये जो व्याघ्रदेव के द्वारा नचना के मंदिर का पृथ्वीसेन द्वितीय का जो सामंत थे व्याघ्रदेव, इसका जो क्या सामंत जो होता है, ये सामंत देखिए रहे, समझ ही रहे सामंत क्या होता है। इसका जो होता है सामंत जो क्या बोल सकते हैं कि इसका जो प्रधानमंत्री मतलब कि अच्छा खासा होता है, इसका जो देख रेख करता है शासक के
जो राजा जो होता है, जिसको किसी क्षेत्र विशेष का शासक जो घोषित कर दिया जाता है, तो व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण कराया। अजंता का 16वां और 17वां जो गुहा है बिहार, और 19वें गुहा क्षेत्र का निर्माण वाकाटकों के शासन काल में ही हुआ। ये सब गुप्त पीरियड में जो देखे हुए थे, अजंता का 16वां और 17वां ये सब पढ़ाए हुए थे ना। तो देखिए दोनों टाइम पीरियड में है ना, कि क्या है कि दोनों साथ साथ चल रहा है, क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं कि प्रभावती गुप्ता का विवाह हो रहा है, तो ये सब जो कर रहा है ये सब किसका है, तो ये गुप्त वंश का है। तो इसका जो 16वां और 17वां ये सब जो अजंता का जो गुफा है, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा दिए हुए हैं। 16वां में मरनासन राजकुमारी का, 17वां जो बुद्ध के बारे में जो सारा जो है शिलालेख, मतलब कि ये उसमें जो चित्र जो लिखा गया चित्र है उसमें 17वां में है। ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं। आगे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, जो पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश, इसको भी आज के इस टॉपिक में ही खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि जो अब यहाँ से जो है ना कि जल्द जल्द मतलब कि पूरा जो लूसेंट है इसको खत्म कराने का सोचते हैं कि पूरा खत्म करा दे, क्योंकि जितना जल्द खत्म हो जाएगा उतना आप लोग के लिए रिवीजन में मौका मिलेगा। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्पभूति, परवर्ती गुप्त और गौर प्रमुख है। क्या कह रहा है कि गुप्त वंश के पतन के बाद, मतलब कि गुप्त वंश के पतन के बाद जो इसका जो नया जो वंश उद्भव हुआ उसमें मौखरी क्या हो गया, मैत्रक हो गया, पुष्पभूति, परवर्ती गुप्त और गौर प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्पभूति वंश के शासकों का सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्पभूति वंश के द्वारा क्या हुआ ना कि सबसे विशाल इसमें क्या हुआ कि साम्राज्य स्थापित किया गया। पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन थे, तब पुष्पभूति ही था। ये 2066वीं बीपीएससी पीटी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, वहां से जाकर के इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। 66वीं या 65वीं पीटी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इनकी राजधानी थानेसर में थी। थानेसर जो कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान जो थानेसर स्थान है वहां पर ही था। तो इसका जो पुष्पभूति वंश का अगर स्थान राजधानी पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा, तो थानेश्वर, यानी कि हरियाणा राज्य याद रखिए। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। कौन, तो प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश की स्वतंत्रता का क्या था कि जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। कौन, तो प्रथम जो प्रभावशाली शासक था यह प्रभाकर वर्धन ही था, जिसने परम भट्टाकर और पराजी महाराज धीराज जैसे सम्मानजनक उपाधि धारण किया था। तो प्रभाकर वर्धन के द्वारा क्या, तो परम भट्टाकर और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया गया था। प्रभाकर प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। यानी कि इसका 2 पुत्र हुआ, इसके पत्नी जो यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में तो जानते ही हैं। और एक कन्या जो है राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह जो कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। इसके साथ, तो मौखरी के जो राजा था ग्रह वर्मा, इसके साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। तो इसको क्या किया ना, किसका किसका विवाह था, ग्रह वर्मा के साथ विवाह हुआ था। तब मालवा का जो शासक था देवगुप्त, इसको ग्रह वर्मा को हत्या कर दिया और राजश्री को बंदी बना करके क्या किया कि कारागार है, मैंने कि जेल में जो उसका जो जेल था कारागार उसमें डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। अब राजवर्धन जो था यानी कि यशोमती के 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन क्या किया कि जो देवगुप्त है उसको मार दिया, काहे कि ले अब हम तुमसे बदला सधाते हैं, तो देवगुप्त को मार डाला। परंतु धोखा इसके साथ हो गया। इसके साथ क्या धोखा हो गया, इसका जो प्रिय मित्र जो था गौर का जो नरेश था शशांक, इसको धोखा दे करके राजवर्धन की हत्या कर दिया। अब ये धोखा दोस्त के ही धोखा दे दिया, शशांक के द्वारा जो इसका प्रिय दोस्त था वही इसको धोखा दे दिया। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक जो था यह शिव यानी कि शैव धर्म यानी कि शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। क्या हुआ ना कि इसको बोधि वृक्ष जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोधि वृक्ष को किसके द्वारा कटवा दिया गया, तो शशांक के द्वारा कटवा दिया गया। 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, तो शशांक याद रखिए। इसने क्या किया कि बोधि वृक्ष जो मंदिर है उसको कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। थानेश्वर या थानेश्वर जो भी कहिए, ये इसके गद्दी पर बैठा। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 16 वर्ष की अवस्था में इसके गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको शिलादित्य के नाम से किससे जाना जाता है, तो हर्ष को जाना जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है। इसने परम भट्टाकर
नरेश की उपाधि धारण की। किसके द्वारा? तो हर्ष ने जो है इसने परम भट्टाकर की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। बाद में कन्नौज को क्या किया ना कि हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया शशांक को हराने के बाद। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की क्या हुआ कि पराजय हुआ। दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़िएगा आगे ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चीनी यात्री हर्षवर्धन, चीनी यात्री जो वेनसांग है ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया। तो ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग, तो ये क्वेश्चन पूछता है तो ह याद रखिएगा। ठीक है। वेनसांग को यात्रियों के में राजकुमार, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, ये कि यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि, सब किसे कहा जाता है? तो याद रखिए कि वेनसांग को कहा जाता है। इन नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से क्या हुआ ना कि ये भारत आया हुआ था। ठीक है, मान लिए पढ़ने आया था कि बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने आया था। हर्ष 641 में अपने दूत चीन भेजे। ये हर्ष ने है 641 में अपना जो दूत है ये चीन भेजा तथा 643 और 45 में दो चीनी दूत इसके दरबार में आया। ये 641 में भेजा, आएगा 2 साल बाद 43 में, फिर 2 साल बाद 45 में दो चीनी यात्री इसके दरबार में आया। किसके दरबार में? तो हर्ष के दरबार में आया। वो दोनों चीनी यात्री कौन था इसके बारे में न पूछता है, लेकिन ये वो याद होना चाहिए कि वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अभिषेक बलपूर्वक प्राप्त किए। इसका जो दंत अवशेष था किसका? तो बुद्ध भगवान जो बुद्ध था इनका था। तो नहीं दे रहा था तो कहा कि अच्छा ठीक है न दीजिएगा ना तो लड़ाई कीजिए। लड़ाई करके बलपूर्वक क्या किया कि दोनों जो है दांत का अवशेष, दंत अवशेष था उसको वहां से लाया। कौन? तो हर्ष ने। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। ये भगवान शिव के और सूर्य के उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता जो है शिव का परम भक्त था। प्रारंभ में कहा जा रहा है यानी कि शुरू में यह शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण जो है बौद्ध बन गया। बताए थे कि हीनयान शाखा, महायान शाखा। अब महायान शाखा का क्या हुआ ना कि ये बाद में ये बौद्ध बन गया, महायान शाखा को मानने लगा। तो बस यहाँ याद रखिए कि बाद में क्या हुआ कि ह्वेनसांग महायान शाखा जो है बौद्ध धर्म का महायान शाखा को मानने लगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन कथन और कारण में पूछा जाता है, इसलिए यह ध्यान रखिएगा। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की दीक्षा का प्रमुख केंद्र था। कह रहा है कि किसके समय में? तो हर्ष के समय में जो नालंदा महाविहार है ये महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का क्या था कि यह प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। यानी कि हर 5वें वर्ष में क्या होता था कि एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। 5 वर्ष में जो होता था किसके समय में? तो हर्ष के समय में एक समारोह आयोजित किया जाता था। कहाँ किया जाता था? तो प्रयाग में किया जाता था। प्रयाग कहाँ पड़ता है? बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप लोग में हर लोग जानते होंगे कि ये प्रयाग कहाँ पड़ता है। तो ह्वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में शामिल हुआ। जो छठा जो समारोह हुआ इसमें कौन शामिल हुआ? तो ह्वेनसांग जो है ये 6ठा समारोह में शामिल हुआ। ठीक है। कह रहा है कि वान भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। देखिए लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन को छपता है तो छपता है। इस क्वेश्चन में गलती का अगर कीजिएगा तो 1 नंबर से पीछे रह जाइएगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वान भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपता है। किसके दरबारी कवि थे? तो हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो वान भट्ट थे। उसने हर्ष चरित्र और कादम्बरी की रचना की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्ष चरित्र और कादम्बरी की रचना किसके द्वारा? तो वान भट्ट के द्वारा किया गया। तो वान भट्ट के गुरु जो थे ये भरचू थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वान भट्ट के गुरु कौन थे, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर्ष चरित्र और कादम्बरी की रचना किसके द्वारा किया गया। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी याद होना चाहिए। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर के उसके नाम से ये तीनों जो है नाटक लिख दिए। धावक नामक कवि कहा जाता है उसको भूल जाइए। किसके नाम पर बाद में अंतिम जो मुहर लगा वह याद रखिए। तो हर्ष ने लिखा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रियदर्शी का, रत्नावली, नागानंद,
किसके द्वारा लिखा गया, तो हर्ष के द्वारा लिखा गया। वहां ये मत कह दीजिए कि हर्ष नहीं लिखा, धावक लिखा, तब एक एक नंबर छूट जाएगा। 0.05 नंबर से सिलेक्शन छूटते हुए बहुत अपने दोस्त को देखे हैं, इसलिए इस पर कथन और इसमें ध्यान मत दीजिए, हर्ष याद रखिएगा, ठीक है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। यहाँ हेमू विक्रमादित्य को अगर ऑप्शन में रहे तो वो लगाइएगा। यहाँ हर्ष अगर बहुत कम इसमें दे दिया है तो ठीक है, देख लीजिए, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था, न ही सारे देश का क्या था कि शासक ही। हर्ष के अधीन जो है महाराज और सामंत कहे जाते थे। इसका जो अधीनस्थ शासक था, इसके जो अधीनस्थ शासक था, ये क्या कहा जाता था, महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। ये सब पीछे भी देखे हैं, अमात्य, ये सब मंत्री परिषद सचिव को अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था, ठीक है। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, प्रांत को क्या कहा जाता था कि भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज स्थानीय, ऊपरी और राष्ट्रीय कहलाता था। तो ये सब पीछे भी देखे हैं कि प्रांत का जो होता था राष्ट्रीय कहलाता था, ऊपरी ये सब होता है, ये सब पीछे भी ऐसे ही था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था, भुक्ति भी जिले में इसका विषय होता था, विषयपति प्रधान होता था, कई पाठक जो होता था इसमें शामिल होता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, इसका जो प्रधान होता था ग्रामा छपटलिक जो कहा जाता था। तो ये सब ग्रामा छपटलिक, ये ग्राम के नाम से पर ही है, ठीक है। पुलिस को, साधारण पुलिस को पीछे भी देखे थे, चाट और भाट कहा गया है। दंड पासिक जो होता था, दंड पासिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के ये क्या होते थे कि सब अधिकारी होते थे। एक मिनट, इसमें कुछ टॉपिक है, यहाँ देख लीजिए। हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष के जो मंत्री परिषद होता था भंडे, अगर पूछा जाए भंडी किसे कहा जाता था, प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता था, ठीक है। सिंहनाद, प्रधान सेनापति को सिंहनाद, सेनापति सिंह के जैसा गरजता है, ठीक है, तो सिंहनाद। कुंतल जो होता था, कुंतल हश्व सेना का जो अश्व सेना, हश्व सेना कह रहे हैं, अश्व सेना का जो होता है प्रधान, अश्व मतलब जो होता है घोड़े का, जो सेना का प्रधान होता था उसको कुंतल कहा जाता था। और स्कंद गुप्त, ये गज सेना मतलब कि हाथी का जो सेना होता था, इसके प्रधान को स्कंद गुप्त, देखिए स्कंद गुप्त एक नाम भी है, यहाँ इसके मंत्री परिषद को स्कंद गुप्त कहा जा रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये सब पूछ दिया जाए पुष्यभूति वंश के बारे में तो ये सब ध्यान रखिएगा। अश्वसेन के अधिकारियों को बिरदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत ये सब कहा जाता था, ठीक है। हर चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जिससे जल पंप कहा जाता है, इसका उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मथुरा जो है सूती वस्त्र के प्रमुख निर्माण केंद्र था। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है, तो हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए जो आया है ये लोकपाल शब्द आया है। आगे जो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है, ठीक है। ये सब जो है आगे के जो टॉपिक है ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, इसको नेक्स्ट वीडियो में सब कवर करा देंगे, एक दो वीडियो और बच जाएगा। तो तीन जो है ये एंशियंट हिस्ट्री का ये सब खत्म कर देंगे, उसके बाद मिडिएवल शुरू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।